मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रेडॉक्स रिएक्शन +1 का टॉपिक है और उसके बिल्कुल एंड पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, उसको हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट वेट इन सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा वैलेंस फैक्टर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसके पीछे के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं और आज के टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर हम वैलेंस फैक्टर को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक अपनी स्क्रीन के ऊपर है, KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम आते हैं वैलेंस फैक्टर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है KMnO4 और इसको बोलते हैं हम पोटासियम पर मैग्नेट। इसको लाल दवाई भी कहा जाता है कॉमन भाषा के अंदर। और इस कंपाउंड की खास बात है कि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है। घाव कहीं भी हो जाता है तो उसके ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो इन्फेक्शन नहीं फैलने देता। और ये एंटी जर्मिनल प्रॉपर्टी भी रखता है, जर्म्स को डेवलप नहीं होने देता। पहले कुएं के अंदर जो पानी होता था या पीने के लिए आज भी जो वाटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम KMnO4 ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन है, वाटर का जो इन्फेक्टेंट है, वो खत्म हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो KMnO4 को अगर हम डिसोशिएट करें, आप नोट साथ साथ बना सकते हैं। KMnO4 को डिसोशिएट करें तो K पॉजिटिव और इसके अंदर होता है MnO4 नेगेटिव। तो हम इस फैक्टर के ऊपर वर्क करना चाहेंगे। तो हमने ये आयन लिया इसका MnO4 नेगेटिव। अगर KMnO4 कंपाउंड में Mn की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो पोटाशियम की 8 और ऑक्सीजन और x-7 = 0 और x की वैल्यू कितनी आएगी +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी होगी +7 होगी और ये हमारे पास कंपाउंड हुआ MnO4 नेगेटिव। देखा जाता है कि ये कंपाउंड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग कंपाउंड में डिसोशिएट होता है। आप जब +2 क्लास में पहुंचेंगे तो वहां एक यूनिट आप पढ़ेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर ये कंपाउंड हमें स्पेशल पढ़ाया जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव हमेशा किस में टूटता है Mn2 पॉजिटिव में, ये हमें याद रखना होगा। और वहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाती है। न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम के अंदर KMnO4 जो MnO4 नेगेटिव आयंस है, ये टूटता है Mn4 पॉजिटिव या फिर टूटता है MnO2 के अंदर। वहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +4 होती है। और अगर हमारे पास MnO4 एल्कलाइन मीडियम के अंदर लिया जाए तो वहां ये टूटता है Mn6 पॉजिटिव या फिर होता है MnO4 2 नेगेटिव। तो ये फैक्टर्स आई थिंक आपको लगभग क्लियर हो गया होगा और यहाँ किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होगा। अगर हमें वैलेंसी फैक्टर यहाँ निकालने के लिए कहा जाए, फर्स्ट वाले केस में वैलेंसी फैक्टर निकाला जाए क्योंकि सेम कंपाउंड है, तो आप लोगों को क्लियर होगा वैलेंसी फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर है, तो इस तरह से हम इनके वैलेंसी फैक्टर, जैसे हम पीछे भी वैलेंसी फैक्टर निकाल चुके हैं कि जो हमारे पास N होता है और साथ में हम कंपाउंड्स को लेके चलते हैं, तो हम वैलेंसी फैक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। N इंटू इक्विवेलेंट वेट। N हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होता है और इक्विवेलेंट वेट हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जिसका हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए Mn निकालना चाहते थे, Mn का इक्विवेलेंट वेट रख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, और आपको क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट। एक कंपाउंड अगर आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड्स। ओके, गुड। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर दिए और नोट्स भी आप लोग साथ साथ इसके प्रिपेयर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपाउंड हमारा KMnO4 कंप्लीट हुआ। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो केमिस्ट्री के अंदर बार बार यूज होते हैं, चाहे वो 1 में हो या +2 में हो, दोनों जगह यूज करते हैं। अब हमारे पास सेकंड कंपाउंड है K2Cr2O7। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको हम बोलते हैं पोटाशियम
डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये कंपाउंड स्टेनिंग के काम आता है। टैनिंग इंडस्ट्री में टैनिंग लेदर का किया जाता है, टैनिंग ऑफ लेदर उसके अंदर किया जाता है। तो ये कंपाउंड भी, ये मान के चलिए कि कहीं भी बहुत लंबे समय से गंदगी जमा है, उसको अगर हम साफ करते हैं तो बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है और इसको काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, हमारे पास KMnO4 को K2Cr2O7 को डिसोसिएट करते हैं, तो 2K प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव इसमें टूट जाता है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव ये हमारे पास कंपाउंड है। एसिडिक मीडियम में अगर हम लेके चलेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Cr3 में। क्लियर। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, फटाफट बताइए। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो +6 से +3 हुआ तो डिफरेंस कितने हुआ, 3 हो गया। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, क्रोमियम के 2 हैं, तो 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। पीछे हमने अभी, सॉरी, हमने वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा था, ध्यान हो आपको, N इंटू इक्वलेंट वेट, वो गलत लिखा था हमने, बल्कि ये वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला होगा N इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो 6 होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए कि K2Cr2O7 का जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर 6, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होगा। एसिडिक मीडियम में अगर मान लो आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, और पोटाशियम अगर साथ होता है हमारे पास तो फिर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 2K और ये हमारे पास टूट जाता है Cr3। तो निकालना हमें इसी तरह से था, बताना हमें इसी तरह से था, बाकी ऑक्सीजन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में इस तरह से डिसोसिएट हो जाती है। तो हम सिर्फ आयनिक फॉर्म है वही लेके चलते हैं, तो दोनों में से कोई पार्ट ले सकते हैं, सेम बात। चलिए अगले कंपाउंड के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है H2C2O4, ऑक्सलिक एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सलिक एसिड हमें लगभग काफ़ी जगह मिलती है, गोवा के अंदर मिलती है, यूकेलिप्टस के अंदर मिलती है। तो ऑक्सलिक एसिड के रिलेटेड केस भी हमारे पास कई बार आ जाते हैं। तो यदि हमारे पास ऑक्सलिक एसिड का केस आए और उसमें सबसे पहले तो हम इसको डिसोशिएट करना चाहेंगे कंपाउंड को, तो ये डिसोशिएट होगा 2H और C2O4 2 नेगेटिव। ये ऑक्सलेट आयन होता है, हमें इसी पे वर्क करना होता है, लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। तो हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है H2C2O4 2H और C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन हो गया। और ये कैसी रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर चेंज नहीं होंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर है कंपाउंड के लगभग क्या है, सेम है, तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यदि ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ये देखिए, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान हो आपको, वैलेंसी फैक्टर किससे फाइंड आउट करते हैं, या तो उसके एच से फाइंड आउट करते हैं, या उसके OH से फाइंड आउट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन से फाइंड आउट करते हैं। क्यों नॉन रेडॉक्स क्यों है, तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहती है, आप कहीं भी निकालिए, जो वेरिएबल होगी वो किसकी होगी, कार्बन की होगी। तो अगर हम यहाँ कार्बन की निकालेंगे तो निकाल के देखें, H2C2O4, हमने क्या लिया, 2x-8 + 2 = 0, तो 2x-6 = 0 और x = 2 + 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी, +3 आएगी। अगर हम यहाँ निकालना चाहें C2O4 2 नेगेटिव में, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2x-8 = -2 और 2x = -2 + 8 = +6 और x = +3। तो क्या कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, नॉन रेडॉक्स। और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो अब हमें फॉर्मूला एच आयन और ओ एच आयन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो हैंड रेज कर दें, रेज योर हैंड्स, गुड। केस नंबर 2, यदि इसी कंपाउंड को, यदि हम इसी कंपाउंड को हम आगे डिसोशिएट कर दें, किसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर हम इसको लेके चलें, यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे लेके चलें तो ये टूट जाएगा CO2 में। इसके साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो H2C2O4, तो ये टूटेगा CO2 के अंदर।
अब देखो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ कितनी होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो हमारे पास तो या फिर टूटेगा इसके अंदर, किसके अंदर टूटेगा, CO के अंदर। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। सॉरी, CO2, C2O4 नेगेटिव, या तो पूरा कंपाउंड लिख लिया जाए और CO2 में टूट जाएगा, या फिर ये हमारे पास C2O4 आयनिक कंपाउंड में तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसमें टूटेगा, CO2 में। यहाँ भी +3 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4। वैलेंसी फैक्टर निकाल लो कि भाई डिफरेंस कितने का है, 1 का है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और एटम कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो आई होप कि हमारे नॉन रेडॉक्स और रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। खास तौर पे ऑक्जेलिक एसिड के अंदर हम जरूर ध्यान रखेंगे, जब रेडॉक्स फॉर्म में होगी तो ऑक्जेलिक एसिड टूटेगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब नॉन रेडॉक्स स्टेट में होगी तो ये टूटेगी 2H पॉजिटिव प्लस C2O4 टू नेगेटिव पार्ट्स में। क्या ये कंपाउंड क्लियर हो गया आपको? ओके, हैंड रेज कर दें। चलिए, नोट तो कर लिया होगा आपने। अगला कंपाउंड लेते हैं हम, H2O2 हैवी वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हमें लर्न रखना होगा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब हमारे पास आने स्टार्ट होंगे तब हमारे दिमाग में आएगी, अच्छा ये केस तो हमने वहां स्टडी किया था। इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हैवी वाटर के अंदर हम किस तरह से रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए। कहता है हैवी वाटर दो रिएक्शन शो करता है, दो टाइप की, एक तो होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और दूसरी होती है इंटर मोलिकुलर रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है उस टाइम पे H2O2 टूट जाता है H2O और प्लस O2 में। कैसे? अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी आएगी, H2O2, इसके अंदर मान के चलें 2x, और दो इसकी होंगी, हाइड्रोजन की तो फिक्स है, और ऑक्सीजन हाइड इसकी वैल्यू होती है 2x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ अगर हम निकालें तो इसकी -2 और यहाँ निकालें तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 0। -1 से -2 डिक्रीज हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और -1 से 0 यहाँ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को वैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला ध्यान है, हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंस कितने का है पहले में ये देखिए, -1 -2, 1 का डिफरेंस, एटम कितने हैं, 2 हैं। फिर दूसरा कितना था, इनटू डिफरेंस कितने का है, -1 से 0, 1 का डिफरेंस है, एटम कितने हैं, 2 हैं, अपॉन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कितने का रिडक्शन हुआ और कितने का ऑक्सीडेशन हुआ, तो दो दो एटम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह से ध्यान होगा, और इस तरह से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो बताओ। चलिए, अब इसमें आइए, यदि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है तो उस टाइम पे हमारे पास H2O2 क्या होगा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये O2 में टूट जाता है, और -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। अब इसका वैलेंस फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक का केस है, और डिसप्रोपोर्शनेशन में ये फॉर्मूला लगता है हमेशा। तो -1 का डिफरेंस है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो हमारे पास वैलेंस फैक्टर 2 आएगा इसका। अगर हमारे पास यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हमेशा H2O2 किस में रिड्यूस होता है, H2O में, ये हमें ध्यान रखना होगा। उस टाइम पे इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ ऑक्सीजन की कितनी आएगी, -2 आएगी। नंबर ऑफ एटम कितने, डिफरेंस कितने का है, 1 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो ये देखो 2। अब H2O2 यदि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो उसका वैलेंस फैक्टर 1 होता है, और यदि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन शो करता है तो उसका वैलेंस फैक्टर 2 और 2 लेके चलते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं रिएक्शन के अंदर। न्यूमेरिकल्स में भी हमें ये वैल्यू काफ़ी जगह काम आती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है।
और यदि क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। एक एग्जाम्पल दे रखा है स्क्रीन पे, फटाफट इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग केस। जितने केस हमें दे रखे हैं इसके अंदर हमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसका वैलेंसी फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। और बताइए क्या क्या होगा। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। फटाफट बताइए कि इसके अंदर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से। फर्स्ट के अंदर कैसे करेंगे, सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, थर्ड के अंदर कैसे करेंगे, फोर्थ के अंदर कैसे करेंगे। कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर वीएफ ऑफ द रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग केसेस। मैं ज़्यादा आप लोगों को इसमें बताना, थोड़ा सा एक बार हिंट देना चाहूँगा, बाकी आप केस आराम से सोल्व कर लें क्योंकि केस पीछे भी आ चुके हैं। जो भी हमारे पास है उसका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद फिर हम वैलेंसी फैक्टर में वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो इनटू नंबर ऑफ एटम्स, और हम इन स्पीसीज में इन सभी का आपको वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। और पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसका फाइंड आउट कीजिए। एक केस में तुम्हें, एक से दो केस में तुम्हें समझा दूंगा, बाकी तुम कर लोगे। चलिए तो मैं एक केस तुम्हें क्लियर कर ही देता हूँ पहले इसमें। हमारे पास ये एक केस ले लेते हैं हम आयरन का। हमारे पास है FeS2, हालांकि पीछे आ चुके हैं केस Fe2O3 और प्लस SO2, ये केस दे रखा है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। और सल्फर की कितनी आएगी हमारे पास, -1। इसकी कितनी आएगी, +3। निकाल के देख लेना आप लोग। और इसकी कितनी आएगी, +4। अब देखो, +2 से +3 होगी, +2 से +3, वैल्यू बढ़ गई तो हो गया ऑक्सीडेशन। और -1 से क्या होगी, -1 से +4 होगी। -1 से, ये देखो, +2 से +3, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रखा है। हाँ, यहाँ भी बढ़ी है और यहाँ भी हमारे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो रखी है, ऑक्सीडेशन हो रखा है। तो वैलेंसी फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। आयरन का 1 बढ़ा है और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। तो हमारे पास ये आ जाएगी प्लस। सल्फर का कितना है, बढ़ा कितना है, -1 से +4। तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, -1 से +4 निकालने के लिए हमें दोनों तरफ बराबर करना है। हम -5 करेंगे तभी तो ये -1 होगा। तो ये हमारे पास कितना होगा सल्फर का, 2 इंटू -5, या माइनस को इंक्लूड नहीं करते हम। ये हमारे पास 1 + 10 इजकल टू अपने पास कितनी आएगी, 11। शाबाश, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स भी दिया है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, जैसे Fe है ना, FeS2, इसमें आयरन का अंडरस्टूड है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। और इसकी हम मानेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 2x इजिकल टू 0, और ये हो जाएगी 2x इजिकल टू +2, और सॉरी इधर जाके हो जाएगी -2, और x इजिकल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू -1। सल्फर की कितनी आई, -1। और इस वाले केस में Fe2O3 हम आयरन की निकालना चाह रहे हैं, तो 2x ले ली, और इसकी कितनी हो जाएगी, -6 इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू +6, और x इजिकल टू 6/2 इजिकल टू +3। ये +3 हुई। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, चलो कर लोगे।
एक केस मैंने बता दिया। साइनाइड क्वेश्चन पूछा CN की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जैसे इस केस में FeCN6। ये जो ऐसे दे रखा है 6 बाहर नहीं, ये 6 अंदर है, CN6 और ब्रैकेट सारे के ऊपर कितना है 4 नेगेटिव। तो CN के ऊपर -1 होती है, मैंने लिखवाया भी था आपको, प्लस, और ये 6 -1, और ये हो जाएगा -4, और x इजिकल टू -4 + 6 इजिकल टू +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी आएगी, +2 आएगी, और यहाँ कितनी है +3। क्लियर। तो यहाँ आयरन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें निकाल देंगे। ऐसे ही इसमें हम किसके बताएंगे, कॉपर और सल्फर की, आयरन की बताएंगे यहाँ, क्योंकि पूरा सल्फेट ग्रुप है, इसकी तो रहेगी नहीं। तो जो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है इसमें, और इस तरह से हम इसकी बताएंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है और इसको आप सोल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मैं करवा ही चुका हूँ आपको अभी। चलो अभी इसका बताओ। अभी हमने एग्जाम्पल जो वहाँ लिए है ना, वहाँ उन्हीं एग्जाम्पल्स के एक करके चल रहे हैं। तो चलिए इसमें वैलेंसी फैक्टर चलते हैं हम, सेकंड के एग्जाम्पल को देखते हैं इसके, उसी के सेकंड पार्ट को। ये कंपाउंड है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो आयरन के +2, और इसकी निकाल लो CN6। तो साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन में से अगर निकालने की कोशिश करोगे तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो एक्स मान के निकालना, एक बॉन्ड वाले तरीके से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन की -3 आएगी, और कार्बन की क्या आएगी, +2 आएगी। कैसे, C और ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और उस वजह से इसकी +2 आएगी और इसकी क्या आएगी, -3 आएगी। ये +3, ये +4 और ये +5। अब देखो वैलेंसी फैक्टर आयरन का निकालो, +2 से +3 तो 1, और एटम भी 1 ही। कार्बन का निकालो, +2 से और +4, 2 का डिफरेंस है, एटम भी कार्बन का 1 ही, 1 नहीं, कार्बन के 6 एटम। डिफरेंस कितने का, 2 का 6 एटम। प्लस नाइट्रोजन का डिफरेंस कितना है, -3 से और +5, तो -3 से हम +5 लेके चल रहे हैं, तो ये -8 करना पड़ेगा, तो 8 का डिफरेंस है, और एटम कितने हैं, 6 हैं। तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप निकाल के देखें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगी, निकालने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरह से इसका ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। हाँ, बच्चों ने 61 फाइंड आउट किया है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस केस में बताओ इसमें क्या आएगा, बताइए इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, फटाफट बताइए। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स कर रहे हैं इस पे काम। थर्ड पार्ट है उसका, एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसका। तो देखो +1 है, और यहाँ क्या है, +2, तो 1 का डिफरेंस है। तो 1 का है, लेकिन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। -2 से +4, मैंने कहा था कि -6 लेके आएंगे हम, तो 6 का डिफरेंस आएगा, और एटम कितना है, 1 है, तो कितना आएगा हमारे पास, बताइए। 8 वैल्यू आएगी। तो कई बच्चों ने इसका जवाब दिया है, तमन्ना है, मधुर शर्मा है, इनका 8 है, तो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इस वाले केस में बताइए फटाफट, ये भी अपने पास था ना केस, शाबाश। +3 है और +2 है, तो 1 का डिफरेंस एटम कितने हैं, 2 हैं, प्लस सल्फर का कितना है, +6 है, और यहाँ कितना है, +4 है, और सल्फर के कितने हो गए, 3, तो 2 × 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6, तो 2 + 6 = 8। ये हमारे पास 8 है, लगभग आपका आंसर भी यही आया हो। गुड, सभी का, दिव्या, मधुर, तमन्ना, सभी का 8 आंसर है, तो बिल्कुल सही। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास एक लॉ आता है, और उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर हम सिंपल सिंपल फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, और उसके बिहाफ पे हम इसके अंदर वर्क करते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम शुरू करते हैं। तो मेरा विचार है कि हम आज का जो टॉपिक जहाँ तक हमने किया है,
वहीं तक कंप्लीट करते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो पहले हमारी क्लियर होना जरूरी है। तो आज के चैप्टर के अंदर हमने जो वैलेंसी फैक्टर था उसको देखा, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है वैलेंसी फैक्टर को यूज करने के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देता है, कैसे उसको यूज किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी से भी बियॉन्ड कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने जो अपने पास वैलेंसी फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट था वहां से हमने कवर किया है। जिन स्टूडेंट्स ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी है वहाँ उनके पास इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है, अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे जाके आपके तो वहाँ दे रखा है, तो वहाँ से आप कंप्लीट इक्विवेलेंट वेट को आसानी से कवर कर सकते हो। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।